हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 2024 का जो सेट नंबर आपका 6 चल रहा था, इसका लेक्चर नंबर हम लोग 4 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 3 लेक्चर दे चुका है, जिसमें हमने काफी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इसमें जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैंने ऑलरेडी उस पर टिक लगवा दिया है। कि यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सभी वीडियो क्रम से हैं। यदि आपका सपना है कि 2025 एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है, तो आपको बस एक काम करना है, अभी से कुछ नहीं करना है। आप 2024 के जितने भी सेट है, सर कितने सेट हैं? 7 सेट हैं। यदि आपने इन 7 सेट के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है, लॉन्ग प्रश्न है, उनको यदि आपने लिख कर याद कर लिया बाबू, तो 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। यही सब प्रश्न 2025 में 100% है कि छपेंगे ही छपेंगे। तो आपके लिए सातों सेट रामबाण होने वाला है। तो आप कुछ मत कीजिए, इन सातों सेट को क्या कर लीजिए, पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। सर इस सातों सेट का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट कर देना है, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट की पूरी अनसॉल्व सेट की सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। तो इस चैनल पर आपको सामाजिक विज्ञान के सातों सेट का अनसॉल्व सेट मैं करा दूंगा। ये ऑलरेडी सेट नंबर 6 चल रहा है, मैं ऑलरेडी इसका 5 सेट करा दिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख लीजिए। और आपका एक सेट और बच रहा है, सेट 7, उसको मैं जल्दी कवर करा दूंगा। तो आपका सातों सेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने इन सातों सेट को कवर कर लिया तो आपका यहाँ से 95 प्लस आ जाएगा कन्फर्म है। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके आगे और प्रश्नों करते हैं। यदि इसका वीडियो क्लीन नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको वर्णात्मक जितना फर्स्ट था, वर्णात्मक सब फर्स्ट था, खंड ब का टोटल सवाल हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग वर्णात्मक सेकंड को चालू करेंगे। कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में दीजिए। कितने शब्दों में देना है? 150 शब्दों में देना है। ठीक है, लगभग 150 में देना है। आप चाहे तो 130, 120, 140 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न इसमें कहा कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में मोस्ट वांटेड पांचवा क्वेश्चन है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, इसको आप जरूर जरूर रखिएगा। इटली का एकीकरण से आपके एग्जाम में सवाल 100% है कि बनेगा ही बनेगा। तो ये प्रश्न मोस्ट वांटेड है। इसका उत्तर कैसे लिखना है उसको मैं बताता हूँ, आपको वैसे ही अपने कॉपी पर लिखकर याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको हेड लगाना है उत्तर। क्या लगाना है? उत्तर आपको हेड लगाना है और उसमें लिखना है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था। किस सदी में बाबू? 19वीं सदी में जो आपका जो इटली था वो 7 राज्यों का क्या था, बटा हुआ था। ठीक ना, उत्तरी भाग, जो उत्तरी भाग था उसका, वो ऑस्ट्रेलिया के अधीन था और मध्य हलंकों पर पोप का शासन था, और मध्य हलंकों पर पोप का शासन था। ठीक है, अब आपको आगे पॉइंट वाइज लिखना है। जूसपे मेत्सनी का भूमिका, आप इसका का भूमिका लिख लीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि इटली के एकीकरण में जूसपे मेत्सनी का भी क्या था, भूमिका था। तो ये आपको आगे लिख लेना है कि जूसपे मेत्सनी का भूमिका आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, अब लिखेगा कि वह गणतंत्र दल का नेता था। कौन? जो जूसपे मेत्सिन था बाबू, वो गणतंत्र दल का नेता था। ठीक है, इसमें क्या लिखना है कि 1831 में निर्वासन काल में उसने यंग इटली नामक एक नया संगठन बनाया। वह एक गुप्त संगठन था। ठीक है, आपको इतना लिखना है कि वो क्या है, गुप्त संगठन था। ठीक है, इतना हो गया। फिर अब आपको और दूसरा लिखना है कावूर की भूमिका। जो कावूर था, कावूर उसकी क्या भूमिका थी इटली के एकीकरण में, उसको लिखना है। लिखना है कावूर 1558 में पीडमांट का मंत्री था। कहाँ का मंत्री था? पीडमांट का मंत्री था। ठीक है, उसका मुख्य लक्ष्य ऑस्ट्रिया से इटली के उद्वार को प्रभावित करना था। उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? वो ऑस्ट्रिया से इटली के उद्वार को प्रभावित करना था। ठीक है, तो आपको बस इतना इसमें लिखना था। फिर आपको तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है जूसेपे गैरिबाल्डी की भूमिका। ठीक ना, जूसेपे गैरिबाल्डी की भूमिका क्या थी उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है? लिखना है कि गैरिबाल्डी रेड शॉर्ट्स नामक क्रांतिकारी आंदोलन का नायक था। जो गैरिबाल्डी था वो रेड शॉर्ट्स नामक क्रांतिकारी आंदोलन का नायक था। उसने दक्षिणी इटली को
स्पेन के शासकों से हटाने में सफल रहा। वो जो था गैरिबाल्डी था, वो दक्षिणी इटली को स्पेन के शासकों से हटाने में क्या था, सफल रहा। ठीक है, तो बस आपको इटली की एकीकरण में आपको बस इतना ही लिखना है और आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। मैंने एकदम पॉइंट वाइज लिखा है ताकि एक भी नंबर आपका न कटे। इस सबको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, और उसके नीचे इस तरह अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, ताकि आपका एक नंबर यहाँ से न कटे। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह हम अब अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न को देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका इसमें है, देखिए इसमें अथवा का दिया है, चाहे आपको कीजिए चाहे कीजिए, तो दोनों में जो इंपोर्टेंट था मैंने करा दिया, ऊपर वाला इंपोर्टेंट था उसको मैंने कवर करा दिया है। यदि इसका भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा, मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 6वां नंबर प्रश्न है कि भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। मोस्ट वांटेड ये भी क्वेश्चन है कि भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, उसको कैसे लिखना है उत्तर, उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसको साइड करते हैं। अब आपको क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना उत्तर। ठीक, इसमें लिखना है कि विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का अर्थ है उच्च स्तर की सरकार से निचले स्तर, ठीक है, निचले स्तर की सरकारों को शक्तियों और कार्यों का हस्तांतरण। ठीक है, हस्तांतरण। ठीक है, क्या लिखना है कि विकेंद्रीकरण का अर्थ है उच्च स्तर की सरकार से निचले स्तर की सरकारों को शक्तियों और कार्यों का हस्तांतरण। ठीक है, उसमें लिखना है कि विकेंद्रीकरण में सत्ता और निर्णय लेने का अधिकार शासन के निचले स्तर तक पहुंचाया जाता है। ठीक ना, इसमें क्या होता है कि विकेंद्रीकरण में सत्ता और निर्णय लेने का अधिकार शासन के निचले स्तर तक क्या कहता है, पहुंचाया जाता है। ठीक है, फिर इसमें आगे क्या लिखना है, आपको लिखना है कि विकेंद्रीकरण से लोगों को लोकतंत्र में भाग लेने लेने अपने समुदाय को नियंत्रित करने और बेहतर सेवाएं पाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो बस आपको इसमें इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, मैंने जो भी पॉइंट लिखा है इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है ताकि आपका इसमें एक भी नंबर न कटे। ठीक है, तो आप इसको एकदम आराम से पढ़िएगा और इसको याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। ठीक है, एकदम कंसेप्ट वाइज मैंने लिखा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा, चलिए इसको मैं साइड करता हूँ। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका क्या है, अब आपका जो 7वां और 8वां प्रश्न है इसको मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कितने प्रश्न बनाते हैं, मात्र इस वीडियो में हम लोग 2 ही प्रश्न लेते हैं, 5वां और 6वां, क्योंकि इन सब प्रश्नों को लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपके लिए एकदम छोटा छोटा करके लिख के लगाते हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 5वां 6वां प्रश्न लेते हैं, बाकी आपके अगला वीडियो में आपका सेट क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब